वेदभूषण तिवारी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों में आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका गवर्निंग बॉडी होती है। कार्यपालिका सरकार नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला, विधायिका संसद जो विधि का निर्माण करे, न्यायपालिका जो निर्णय दे, उच्चतम न्यायालय। भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक माना जाता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार करेगा या अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 54 भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम होगा। निर्वाचक मंडल, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य व विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। 69वें एवं 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पांडुचेरी को भी राज्य शब्द में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 55 भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणित मत पद्धति द्वारा चुना जाता है। विधायिका के मत का मूल्य एमएलए, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधान सदस्य के मत का मूल्य गुणे 1/1000 बराबर 1000। संसद सदस्य के मत का मूल्य विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद सदस्यों की संख्या गुणे 1000। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56 के चौथा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 57 भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार पद पर निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ये सभी के वेतन है। ये आप लोगों को करंट के हिसाब से पढ़ना होगा, इसलिए मैं इससे नहीं बता रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान। भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित होने पर कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61
संविधान के उल्लंघन करने पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। प्रस्तावना संकल्प के रूप में होना चाहिए। प्रस्तावना 14 दिन पूर्व सूचना के लिए लाया जा सकता है। प्रस्तावना 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव कर सकता है। अनुच्छेद 62, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर उसका पद भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। एम हिदायतुल्ला एकमात्र न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल सिर्फ संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणित मत पद्धति। अनुच्छेद 66 का उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 67, कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा। लोकसभा के साधारण बहुमत से ही हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह में भरा जा सकता है। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रावधान। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं के चलते उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होने पर इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी सजा पाए व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। अनुच्छेद 73, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, नियुक्ति करने का अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का मनोनयन, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण की नियुक्ति, CAG, महान्यायाधीश की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति के परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 खंड ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मनोनीत करेगा। प्रधानमंत्री का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होगा। खंड सेकंड, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। खंड थर्ड, मंत्रिपरिषद लोकसभा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो देती है तो उसे नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। खंड चौथा, मंत्रीगण के लिए शपथ का प्रावधान। खंड पांचवा, किसी भी व्यक्ति को 6 माह के लिए बनाया जा सकता है। खंड छठा, मंत्रियों के लिए वेतन एवं भत्तों का प्रावधान। अनुच्छेद 76, भारत का एक महान्यायाधीश होगा। भारत सरकार का विधि परामर्शदाता का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायाधीश। महान्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। महान्यायाधीश संसद का सदस्य न होते हुए भी संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 77, भारत के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 78, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 में हैं।
अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र सैनिक विद्रोह होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के परामर्श से कर सकेगा। अब तक 3 बार राष्ट्रपति आपात की घोषणा की गई है। 2 बार पाकिस्तान युद्ध के समय, 1 बार चीन के युद्ध के समय। पाकिस्तान से युद्ध का समय 1962-1976, चीन से युद्ध का समय 1965। आपातकाल स्थिति में समस्त अधिकार एवं शक्ति राष्ट्रपति एवं संसद में निहित हो जाती हैं। राज्य सरकारें भंग कर दी जाती हैं। राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। समस्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20-21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। राज्यपाल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का उपबंध, भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपात से तात्पर्य यह है कि जब सरकार पूर्णतः आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123 यह राष्ट्रपति विशेषाधिकार है। इसे राष्ट्रपति का विधिक अधिकार कहा जाता है। जब संसद सत्र में नहीं हो और ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाए कि तुरंत विधि बनाना आवश्यक हो जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश उतना ही प्रभावी होगा जितना कि संसद द्वारा बनाई गई विधि। जैसे ही संसद सत्र में आएगी, अध्यादेश संसद में पेश किया जाएगा। 6 सप्ताह में निष्प्रभावी हो सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। संविधान में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, किस अनुच्छेद में है, क्या इसकी विशेषता है, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार करेगा अथवा मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन है। ये आप लोगों को करंट के हिसाब से पढ़ना होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल केंद्र सरकार व राज्य के मध्य एक एजेंट के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है अथवा वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या होती हैं, इसकी योग्यताएं जानेंगे। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी प्रकार से लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, ना तो संसद का सदस्य होगा, ना ही विधानमंडल का। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ता राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। राज्यपाल के कार्य, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की मांग राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। आज संविधान में उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक है।
भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया है। चार्टर का मतलब राजज्ञा होता है। अनुच्छेद 124 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी इसका निर्णय संसद विधि बनाकर करेगी। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। अनुच्छेद 124 का प्रथम, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अनुच्छेद 124 का सेकंड, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकता है, अर्थात न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अनुच्छेद 124 का चौथा और पांचवा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायाधीश को सिर्फ 2 आधारों पर हटाया जा सकता है: सिद्ध कदाचार, संविधान का उल्लंघन। हटाए जाने के लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जो संसद को दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अनुच्छेद 124 का 7, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। जैसे संसद विधि बनाकर निर्धारित करे, क्योंकि विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश के पद किसी कारण से रिक्त हो तो राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, जब न्यायालय के किसी सत्र को चलाने के लिए आवश्यकता न्यायाधीशों की संख्या पूरी न हो रही हो तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। पीठ, खंडपीठ 3 जज, पूर्ण पीठ 5 जज, विशेष पीठ 9 जज। इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भी उच्चतम न्यायालय की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसकी समस्त कार्यवाही लिखित रूप में होगी। इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। न्यायालय अवमानना के लिए 2000 रुपए का जुर्माना व 6 माह की सजा होती है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से इसे कहीं पर स्थानांतरित कर सकता है। 131 उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, जब कोई विवाद संघ व राज्य क्षेत्र के बीच, जब कोई विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो, जब संघ व कोई राज्य एक तरफ बाकी अन्य दूसरी तरफ। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में न्यायालय से उन्हीं मामलों की सुनवाई करता है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्गत हो। अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकारिता, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय भी है। देश के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए निर्णय, डिक्री, स्टेट या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील 4 मामलों से संबंधित होगी। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 खंड का, सिविल मामलों में अनुच्छेद 133, दंडिक मामले में अनुच्छेद 134, विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 135, 136। संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 खंड का, संवैधानिक मामलों में अपील तभी हो सकेगी जब मामलों में कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्गत हो और जिस पर उच्चतम न्यायालय का कोई सीधा निर्णय नहीं आया अथवा न्यायाधीशों में भी मतभेद रहा हो। सारवान का मतलब जिसका कोई अर्थ या मतलब निकलता हो। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में अपील, सिविल मामले में
अपील तभी की जा सकती है जब उच्चतम न्यायालय की नज़र में मामला लोक महत्व का है और उस पर उच्चतम न्यायालय से ही निर्वाचन करना आवश्यक है। दंडिक मामलों में अपील अनुच्छेद 134। दंडिक मामले में अपील तभी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को दोष मुक्त निर्णय के बदले उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दे दिया जाता है। जब उच्च न्यायालय ने स्वयं मामले को अपने पास मंगाकर मृत्यु दंड दे दिया हो। अनुच्छेद 134 खंड का संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 135 साधारण अपील। अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत से अपील। अनुच्छेद 136 विशेष इजाजत से अपील की शक्ति देता है। यह उच्चतम न्यायालय को सर्वाधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। अब अपील किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध की जा सकेगी, चाहे वह अंतिम हो अथवा नहीं। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन शक्ति। उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय की पुनः जांच कर सकता है। अनुच्छेद 138 संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 139 अन्य मामलों में रिट। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय की विधियां सब पर बाध्यकारी होंगी। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय कोई भी विधि बना सकती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से विधि परामर्श अधिकारिकता। जब कभी राष्ट्रपति को अति महत्वपूर्ण मामलों में उच्चतम न्यायालय परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस होती है, वह परामर्श ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 144 उच्चतम न्यायालय निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय न्यायालय हेतु विधि बना सकता है। आज संविधान में उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस अनुच्छेद में है, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। अनुच्छेद 214 से 232 तक है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में कुल 21 से बढ़कर 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्यों पर है। सबसे अधिक अधिकार क्षेत्र वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। 7 राज्यों में पूर्वोत्तर भारत, जिसे हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। मुंबई उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव। कोलकाता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु, पांडुचेरी। केरल उच्च न्यायालय, केरल, लक्षद्वीप। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा व अन्य न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु योग्यताएं। क्या है इसकी योग्यताएं, देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसमें उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 217 का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी रीति से हटाया जा सकता है
जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 220 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, अन्य कहीं भी वकालत कर सकते हैं। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन एवं भत्तों का प्रावधान है। राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। संसद विधि बनाकर वेतन में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। अनुच्छेद 224 जब कार्यभार ज्यादा हो जाए तो राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अतिरिक्त न्यायाधीश का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 224 का सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अधिकारिकता में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 226 रिट अधिकारिकता 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय का सर्वेक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय किसी भी मामले को जो अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हो और उसमें कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्गत हो उसे अपने पास मंगा सकता है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों को उल्लेख व अन्य व्यय का उल्लेख है। अनुच्छेद 230 संसद विधि बनाकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्च न्यायालय से की गई हो। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख। जिला न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार सिर्फ उच्च न्यायालय को है। संघ राज्य क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 से 244 का अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा देखा जाता है। अनुच्छेद 239 खंड ख राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक कहा जाता है। दिल्ली में राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है। अनुच्छेद 239 का संसद विधि बनाकर पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 239 का ख प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव के लिए शक्ति स्थापना हेतु नियम बना सकती है। अनुच्छेद 239 का 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, एनसीआर का दर्जा दिया गया। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 241 संसद विधि बनाकर उच्च न्यायालय की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश में भी कर सकती है। राष्ट्रपति सर्वेसर्वा। संविधान में पंचायती राज पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो ध्यान से देखते हैं। पंचायती राज। शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का किसी एक हाथ में होना, शक्ति का विकेंद्रीकरण, जनता के हाथ में शक्ति अथवा शक्ति का लोगों में समान वितरण। पंचायती राज का उद्देश्य लोगों के प्रशासन में अधिकाधिक भागीदारी से है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से
2 अक्टूबर 1956 से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। पंचायती राज शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। पंचायती राज हेतु गठित समितियां: अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का सुझाव दिया। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। भारत में जिस पंचायती राज की शुरुआत हुई वह बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर आधारित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव: बलवंत राय मेहता। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान प्रमुख होता है। ब्लॉक खंड क्षेत्र ब्लॉक पंचायत ब्लॉक प्रमुख होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत यानी जिला पंचायत अध्यक्ष। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़कर पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 1 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज का प्रावधान 73वें संशोधन द्वारा अनुसूची व 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 11वीं अनुसूची व 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 1 अप्रैल 1993 से प्रभावी। शहरी क्षेत्र में पंचायती राज की शुरुआत नगर पालिका, नगर निगम, मेयर आदि का प्रावधान। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 18 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा का गठन। अनुच्छेद 243 खंड 243 ख पंचायतों का उल्लेख। ग्राम पंचायत कई ग्राम सभाओं को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था करना अनिवार्य नहीं। अनुच्छेद 243 का ग पंचायतों की संरचना, चुनाव, कार्यकाल 5 वर्ष, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। अनुच्छेद 243 घ आरक्षण, महिलाओं को 1/3 भाग में आरक्षित। SC ST अलग से प्रावधान। अनुच्छेद 243 का अंगा, ग्राम सभाओं को 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। ग्राम सभाओं का गठन 6 माह में किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 243 च पद के लिए योग्यताएं: 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। अनुच्छेद 243 का छ पंचायतों का अधिकार एवं शक्तियों का प्रावधान। अनुच्छेद 243 का ज पंचायतों की कारारोपण की शक्ति, पंचायतों के लिए विधि का गठन, फंड। अनुच्छेद 243 का झ राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष पर होगा। अनुच्छेद 243 का इयां ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 का ट निर्वाचक नामावली तैयार करना, चुनाव कराना आदि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक पदाधिकारी नहीं। अनुच्छेद 243 का ठ जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 का ड जनजाति क्षेत्रों में लागू न होना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र। अनुच्छेद 243 का ढ पंचायतों का परिसीमन जनगणना पर आधारित है। अनुच्छेद 243 का अड़ पंचायती राज सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। नगर पालिका, नगर निगम, शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज भाग 9 का 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज शुरू किया गया। अनुच्छेद 243 का ता
नगर पालिका, नगर निगम आदि का प्रावधान। कस्बों में नगर पालिका प्रमुख चेयरमैन, शहरों में महानगरों में नगर निगम। अनुच्छेद 243 का था नगर पालिका का नगर निगम की संरचना जनसंख्या पर आधारित है। नगर जनसंख्या 5000, 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व, 10 लाख दलीय नगर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। 2001 की जनगणना के अनुसार 35, 2011 की जनगणना के अनुसार 53 में 44 से 10 लाख -10 लाख तक +9 ऐसे जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। अनुच्छेद 243 का द का गठन। प्रत्यक्ष रीति से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के द्वारा गठन करने का अधिकार। अनुच्छेद 243 का ध प्रत्येक नगर पालिका अनेक वार्डों में विभक्त होगी। प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य होगा जिसे वार्डन या सभासद कहा जाएगा। अनुच्छेद 243 का नगर निगम का प्रमुख मेयर होगा जो प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाएगा। नगर पालिका में प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन होगा जो प्रत्यक्ष चुना जाएगा। अनुच्छेद 243 का कार्यकाल 5 वर्ष, विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी संभव है। पुनर्निर्वाचन 6 माह में हो जाना अत्यंत ही आवश्यक है। अनुच्छेद 243 का यदि वह सिद्ध दोष अपराधी हो, यदि वह सदस्य होने के साथ साथ लाभ के पद पर हो। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की अधिकार एवं शक्तियां। अनुच्छेद 243 का नगर पालिकाओं की अधिकार एवं शक्तियां। टोल टैक्स, फुटपाथ कर, सड़क प्रबंधन, रोड टैक्स, मार्केट टैक्स, जल कर, गृह कर, पार्क होल्डिंग्स कर। अनुच्छेद 243 नगर पालिका की कर लगाने की शक्ति है। अनुच्छेद 243 वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों के लिए वित्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु की गई। अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 या का राज्य निर्वाचन एक होगा जो शहरी पंचायत राज एवं ग्रामीण पंचायती राज दोनों के लिए निर्वाचन का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 243 या का जिला योजना समिति का गठन। प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति नगर पालिका द्वारा बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। जिला योजना समिति सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष। अनुच्छेद 243 या का महानगर योजना समिति। यह समिति सिर्फ महानगरों में कार्य करती है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से लिए गए प्रमुख शब्द। अमेरिका से लिए गए प्रमुख शब्द: मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां। प्रस्तावना के शब्द: हम भारत के लोग, पंचायती राज व्यवस्था, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधियों के समान संरक्षणा। ब्रिटेन से लिए गए शब्द: संसदीय शासन प्रणाली, एकहरी नागरिकता, वित्त निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक आदेश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संशेषाधिकार, विधि के समक्ष समानता, कानून का शासन, एकीकृत संस्थात्मक ढांचा, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही। संसद व
विधानमंडलों के सदस्यों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत। आयरलैंड से लिए गए शब्द जिसे आयरिश गणतंत्र भी बोलते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्यसभा में सभापति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए शब्द प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं। वित्त आयोग, 7वीं अनुसूची। कनाडा से लिए गए प्रमुख शब्द संघात्मक विशेषताएं या एक अर्ध संघात्मक। सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियां, संघ राज्य संबंध, संघात्मक व्यवस्था। हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए शब्द संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से लिए गए शब्द मौलिक कर्तव्य, योजना आयोग, आर्थिक नियोजन का विचार। फ्रांस से लिए गए शब्द गणतंत्र व्यवस्था शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। जापान से लिए गए शब्द प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जर्मनी से लिए गए शब्द आपात उपबंध, आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थान संबंधित अधिकार। भारत का संविधान, उद्देशिका, प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना में निहित प्रमुख शब्द। हम भारत के लोग। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। प्रभुत्व संपन्न। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानताएं कम हों। पंथ निरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक और नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। लोकतंत्रात्मक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलाती है। गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा,
न कि किसी वंश या राजा का खानदान का होगा। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता नागरिक कैसे सोचें कि किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्ति करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। समता कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। इंद्री बेरुबारी यूनियन बनाम भारत संघ इंद्री बेरुबारी यूनियन बनाम भारत संघ के वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णयों को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना का महत्व लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान निर्माताओं को उद्देश्य स्पष्ट होता है। जनता सर्वोच्च है, हम भारत के लोग। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व अखंडता को जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गंगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्र की मूल विशेषता अनेकता में एकता, राष्ट्रपति महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज श्वेत पत्र, राष्ट्रीय विदेशी नीति गुट निरपेक्षता, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय धर्म धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पंचांग शक संवाद, राष्ट्रीय ग्रंथ गीता, राष्ट्रीय मंत्र ओम, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय सप्ताह 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। विद्यार्थियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 293। 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। फर्स्ट, प्रशासनिक संबंध, दूसरा विधायी संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भूभाग के लिए विधि बना सकती है। संसद द्वारा बनाई गई विधि उन समस्त भारतीयों पर भी लागू होगी जो विश्व में कहीं भी रह रहे हों। अनुच्छेद 245 खंड फर्स्ट, राज्य विधानमंडल उस समस्त राज्यों के लिए विधि बना सकती है, उसके द्वारा बनाई गई विधि संपूर्ण भारत पर लागू होगी। अनुच्छेद 246 केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। संघ सूची पूर्व में 97 विषय थे जो वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, वर्तमान में भी 61 विषय हैं। संवर्ती सूची 52 विषय पूर्व में थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। संघ सूची अधिकार केंद्र के पास है, जैसे जनगणना, रेलवे, डाक, तार, सैन्य, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
शांति एवं सुरक्षा, समुद्री यातायात, शेयर बाजार, वायुमार्ग, युद्ध, परमाणु ऊर्जा, टेलीफोन, मुद्रा, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, बीमा, बैंकिंग, विनिमय पत्र, आरबीआई चेक, माप तौल आदि ये सब संघ सूची के विषय हैं। आइए राज्य सूची में पढ़ते हैं। राज्य सूची अधिकार राज्य को है। रेलवे पुलिस, पुलिस, लोक व्यवस्था, परिवहन, गैस, खनिज, सिंचाई, खाने, शराब, आबकारी, कृषि, विद्युत आदि। समवर्ती सूची कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया संहिता, परिवार नियोजन, अपराध प्रक्रिया संहिता, कारखाना, समाचार पत्र, संविदा, आर्थिक योजना आदि। नोट 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होती हैं, ऐसा विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। अनुच्छेद 249 संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, बशर्ते इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे। अनुच्छेद 250 आपातकाल की दशा में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाए तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौता लागू करने का अधिकार संसद के पास है। संसद राज्यों की अनुशंसा के बिना भी शर्तें व संधियां लागू कर सकती है। अनुच्छेद 254 राज्य विधानमंडल ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो संसदीय विधियों से असंगत हो। अनुच्छेद 256 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लंघन न हो। अनुच्छेद 258 संसद अपना कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकती है। अनुच्छेद 258 खंड का राज्य सरकार भी अपना कोई कार्य केंद्र सरकार से करवा सकती है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल परिषद का गठन जब कोई जल संबंधित विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो तो इस निपटारे हेतु केंद्र सरकार एक परिषद का सृजन करेगी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र सरकार व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगी। क्षेत्रीय परिषद अध्यक्ष गृह मंत्री भारत सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे। केंद्र राज्य वित्त संबंध अनुच्छेद 264 केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त संबंधों का उल्लेख। अनुच्छेद 265 विधि के अधिकार के बिना कोई कर न तो अधिग्रहित किया जाएगा और न ही लगाया जाएगा। अनुच्छेद 266 संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि संसद के अधीन होगी। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन होगी। अनुच्छेद 268 केंद्र सूची के विषय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को व राज्य सूची के विषय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। कुछ कर ऐसे हैं जो लगाए तो केंद्र पर जाते हैं लेकिन वसूले राज्य सरकार के द्वारा जाएंगे, जैसे स्टाम्प शुल्क, औषधि शुल्क, प्रशासन सामग्री पर उत्पाद शुल्क इत्यादि। अनुच्छेद 269 माल पर कर लगाने का अधिकार सांसद को है। सामान जो विक्रय हेतु है, माल भाड़ा। अनुच्छेद 270 करों का केंद्र व राज्यों के मध्य वितरण। अनुच्छेद 271 यदि संसद कोई अधिकार लगाती है तो वह धनराशि संसद विधि में जाएगी। अनुच्छेद 272 10वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है।
अनुच्छेद 273 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान। पटसन पर सरकार राज्यों को विशेष अनुदान देती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अनुच्छेद 274 कृषि संबंधित विवरण, आय कर योग्य नहीं। अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार राज्यों के कहने पर उन्हें अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 276 राज्यों से बाहर भेजे जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं, अधिकार केंद्र के पास है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य। वर्ड में पहला वित्त आयोग 1951 में बना। अध्यक्ष केसी नियोगी। 12वां वित्त आयोग 2005 से 2010 तक रहा। अध्यक्ष श्री रंगराजन। वर्तमान में अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष पनगड़िया हैं। अनुच्छेद 281 राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदन में पेश करवाएगा। वित्त आयोग के कार्य, केंद्र व राज्यों के मध्य करों का वितरण करवाना, राज्यों को सहायता अनुदान दिलवाना। वित्त आयोग का अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति, प्रत्येक राज्य को व्यापार, वित्त व जीविकोपार्जन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 300 का संपत्तिक अधिकार, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19 के अंगा से हटाकर अनुच्छेद 300 के का में जोड़ा गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 301 भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी वृत्ति, पेशा, व्यापार व जीविका करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग व राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाएगा। कार्य त्रिस्तरीय परीक्षाओं का आयोजन करवाना। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरी हो। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहली पूरी हो। राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य निष्पक्ष निर्वाचन करवाना, निर्वाचन नामावली तैयार करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकेगा जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। चुनाव की तिथि सरकार द्वारा तय की जाएगी। अनुच्छेद 326 मतदान की उम्र 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह राजीव गांधी के समय हुआ। चुनाव में मताधिकार मूल अधिकार नहीं अपितु यह विधि प्रदत्त अधिकार है। अनुच्छेद 343 हिंदी राजभाषा है, लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर का स्वयं का संविधान है जिसे 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं है। विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।